वेलकम बैक गाइस। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज सेक्शन 9 टैक्सेबल इवेंट। चलो बेटा एक बार सेक्शन का रिवीजन करवा दो। ठीक है, बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया हमने। चलो, चार्जिंग सेक्शन क्या होता है बेटा? चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 9 किस पे लगता है? सीजीएसटी किस पे लगता है सर? इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अच्छा, इंट्रास्टेट सप्लाई का मीनिंग कहां पे सर? वो तो हमें आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 8 में देखना पड़ेगा। ओके, बट सर सप्लाई का मीनिंग क्या है? तो सप्लाई का मीनिंग सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बताता है। एंड सप्लाई कैन बी आइदर ऑफ गुड्स 252 और सर्विस 2102 और बोथ। और वो बोथ को कैसे करेंगे सर? शेड्यूल 2 में वो लोग ने क्लासिफाई प्रिंसिपल दिया हुआ है। और अगर फिर भी अगर तो मल्टीपल गुड्स है, मल्टीपल सर्विस है, एनी कॉम्बिनेशन में है, तो इसे आइदर कंपोजिट सप्लाई बोला जाएगा या मिक्स सप्लाई बोला जाएगा। उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा सेक्शन 8 बताएगा सर। ये तो हो गया अपना नॉर्मल वे ऑफ पेइंग टैक्स। सर अगर मेरे को नॉर्मल वे में पे नहीं करना है, अगर मेरे को अपने टर्नओवर पे पे करना है, तो सर उसके लिए एक अलग से आपको एक कंपोजिशन स्कीम करके दिया हुआ है सेक्शन 10। अच्छा, और सर मुझे पे ही नहीं करवाना है तो सेक्शन 11 में एग्जेम्पशंस। ओके, कब पे करना है सर? सेक्शन 12, 13 एंड 14 टाइम ऑफ सप्लाई। 12 इज फॉर गुड्स, 13 इज फॉर सर्विस, 14 इज फॉर चेंज इन रेट। और कौन से वैल्यू पे? सेक्शन 15। देन योर परचेसिस साइड। परचेसिस साइड हमें आईटीसी लेना है, तो आईटीसी लेने की क्या कंडीशंस है, मेरे को क्या टाइम लिमिट में लेना है, वो सब सेक्शन 16 में दिया है। और अगर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूं, कुछ टैक्सेबल है कुछ एग्जेम्प्ट है, तो मेरे को पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा, वो लोग अपोर्शनमेंट करवाएंगे। तो अपोर्शनमेंट सेक्शन 17। और कुछ परचेसिस को आईटीसी मेरे को देंगे ही नहीं, सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट्स। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट टाइम जीएसटी में एंटर कर रहा हूं या मैं जीएसटी को टाटा बोल रहा हूं, तो मेरे को आईटीसी के क्या इंप्लीकेशंस होंगे? दैट इज एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम आईटीसी सेक्शन 18। सर अगर मैं गुड्स खरीदता हूं, मैं जॉब वर्कर को दे रहा हूं और जॉब वर्कर को बोलता हूं भाई तू मेरे को लिए फाइनल प्रोडक्ट बना के दे, तो जॉब वर्क के जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 19। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सेक्शन 20। एंड अगर एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो रिकवर कैसे किया जाएगा? सेक्शन 21। ओके, आज के दिन में गाइस हम और 3 सेक्शंस भी देखेंगे इसके अलावा। अब वो क्या क्या देखने वाले हैं चलो देख लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट? सर एक ऐसा इवेंट होने पे कुछ होगा, कुछ इवेंट होगा, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो जीएसटी में कौन सा इवेंट है जिसपे टैक्स लगाई जाएगी? दैट इज टैक्सेबल इवेंट। ओके, सेक्शन 9 ये हमने ऑलरेडी एक बार कर लिया था गाइस, मैं आपको रिकॉल करवा दूं। सेक्शन 9 सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। वो लोग बोलते हैं भाई सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, वो जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे उस पे जीएसटी आज नहीं आएगा, वो फ्यूचर में आएगा जब जीएसटी काउंसिल नोटिफाई करेगा तब। तो वो सबसेक्शन 2 में दिया था। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लेविड, देयर शैल बी मतलब मैंडेटरी, एक लेवी किया जाएगा अ टैक्स विच इज कॉल्ड एज सीजीएसटी टैक्स ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ। अच्छा, बिकॉज हम सीजीएसटी का सेक्शन कर रहे हैं तो इसके लिए यहां पे इंट्रास्टेट सप्लाई है। अगर आईजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन करते तो वो लोग बोलते देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस। और याद करो ना बेटा, इंट्रास्टेट सप्लाई का डेफिनेशन और इंटरस्टेट सप्लाई का डेफिनेशन मेरे को आप बायहार्ट करवाना है बेटा, आपके माइंड में से ये जानना नहीं चाहिए। कहां पे देखना है ये हमें? आईजीएसटी एक्ट में। आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 7 इंटरस्टेट सप्लाई को डिफाइन करेगा और सेक्शन 8 इंट्रास्टेट सप्लाई को डिफाइन करेगा ऑफ गुड सर्विस और बोथ एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वैल्यू के लिए कहां पे देखना है सर? सेक्शन 15 में देखना है। रेट के लिए सर काउंसिल डिसाइड करेगा और जो डिसाइड करेगा ना वैसे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम आईजीएसटी के लिए 40% है, सीजीएसटी के लिए उसका हाफ 20%। एस में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एस में बी प्रिस्क्राइब्ड।
अच्छा, ये कब कलेक्ट करना है, किसके पास से कलेक्ट करना है, वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा बेटा. एंड इट शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन. हाईलाइट कर देना, इट शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन. बेटा जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं पे करना है, जीएसटी किसको पे करना है, गवर्नमेंट किसके पास से रिकवर करेगा, टैक्सेबल पर्सन से. और अब मैं जो आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं, करवाने वाला बेटा, वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू हैव क्लैरिटी इन ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, माइन्यूट पॉइंट्स है, शायद से इंटर लेवल में आपने इतने ध्यान भी नहीं दिया रहेगा. तो जीएसटी किसको पे करना है, सर जीएसटी टैक्सेबल पर्सन को पे करना है. तो अब आपके माइंड में डाउट आएगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल पर्सन. ओके, आ जाओ इस एनालिसिस में आ जाओ. पहले मैंने यहां पे ये मेंशन किया हुआ है कि देखो आर्टिकल 265 क्या बोलता था कि अगर कोई टैक्स लगाना है तो टैक्स लगाने के लिए ऑथोरिटी ऑफ लॉ चाहिए. और ऑथोरिटी ऑफ लॉ मतलब एक एक्ट होना चाहिए. तो एक्ट में चार्जिंग सेक्शन जब तक नहीं रहेगा बेटा, तब तक वो बंदे पे चार्ज नहीं लगा, जब तक वो बंदे पे से टैक्स रिकवर नहीं किया जाएगा. ओके, तो दिस इज वी हैव डन. Of what it can be good service except alcoholic liquor. अच्छा, अल्कोहलिक लिकर गाइस वेरियस यूजेस होते हैं अल्कोहलिक लिकर के. अल्कोहलिक लिकर अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है तो उस पर जीएसटी नहीं है. अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है, जैसे सैनिटाइजर बनाने में यूज होता है, मेडिसिन बनाने में यूज होता है, तो उस पर फिर जीएसटी आएगा. हम सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन की बात कर रहे हैं. ओके, तो मैंने यहां पे लिखा है सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, जीएसटी आएगा. GST is applicable on extra neutral alcohol which is used to manufacture alcoholic liquor for human consumption. Alcoholic liquor for human consumption GST से बाहर है. उसको बनाने के लिए मेरे को जो प्रोडक्ट चाहिए वो जीएसटी से बाहर नहीं है, वो जीएसटी के बाहर नहीं है, वो जीएसटी में है, तो उस पे जीएसटी आएगा. ओके, कौन से वैल्यू पे, सेक्शन 15 वैल्यूएशन रूल्स. रेट अपना पॉइंट हो गया. रेट में मैंने एक पॉइंट बोला है, टैक्स अमाउंट डज नॉट चेंज विथ इंट्रा और इंटरस्टेट नेचर. बेटा समझा सकते हो ये पॉइंट का मीनिंग. अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो मैं आपसे क्या चार्ज करूंगा, सीजीएसटी एसजीएसटी. लेट सपोज 9% सी 9% एस. और अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो 18% आईजीएसटी. कहने से टैक्स अमाउंट जो रहेगा, टैक्स अमाउंट चेंज नहीं होगा. बीट इंट्रा और बीट इंटर स्टेट सप्लाई, टैक्स अमाउंट विल नॉट डिफर. ओके, जीएसटी किसके पास से कलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट विल नोटिफाई. ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट बोल दूंगा. जीएसटी ना 3 लोगों से कलेक्ट किया जा सकता है. कौन कौन से 3? एक तो सप्लायर, जनरली तो सप्लायर ही होता है. सेकंड, आपने सुना रहेगा गाइस, कुछ केसेस में सप्लायर से गवर्नमेंट नहीं चाहेगा, रेसिपिएंट से चाहेगा तो रिवर्स चार्ज बोल देंगे, राइट. एंड एक होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर. नाउ व्हाट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर? जैसे एग्जांपल ले लो ओला, उबर. ठीक है, अब उसमें जो सप्लायर है, बेसिकली दैट ड्राइवर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू, बट आपने इसकी सर्विस डायरेक्ट नहीं ले ली है. आपने कहा किसके थ्रू ली है, ओला या उबर के थ्रू ली है. तो ओला या उबर इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर. तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर से भी रिकवर कर सकता है. तो किसके पास से रिकवर किया जाएगा? इट कैन बी आइदर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज, या मैं बोलूं नाइदर सप्लायर नॉर रिसीवर, जनरली इन केस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर. ओके, अब फॉरवर्ड चार्ज तो ठीक है, अपना सेक्शन 9(1) ही हो गया. रिवर्स चार्ज ये अपने को सेक्शन 9(3), 9(4). वी हैव 2 केसेस ऑफ रिवर्स चार्ज, तो सेक्शन 9(3) और 9(4) में रहेगा. और ई कॉमर्स ऑपरेटर से टैक्स रिकवर किया जाएगा, वो सेक्शन 9(5) में मेंशन्ड है. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, स्टार मार्क. टैक्सेबल पर्सन. टैक्सेबल पर्सन मीन्स पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और
who is liable to be registered under section 22 और under section 24. चलो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बोल दूं बेटा, हम 3 सेक्शन में डील करेंगे, ठीक है। मैं रजिस्ट्रेशन के 3 सेक्शंस बोल रहा हूं। सेक्शन 22 मतलब एक बंदे को रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट बोलता है एक बंदे को रजिस्टर कब करना है, जब उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाए। तो ये कहां पे मेंशन्ड है, सेक्शन 22, ही इज लायबल टू रजिस्टर्ड आफ्टर हिज टर्नओवर क्रॉसेस थ्रेशोल्ड। अच्छा सर, ये टर्नओवर जब आप बोल रहे हो तो क्या आपको तो पता है कि स्टेट वाइज पैन वाइज रजिस्ट्रेशन है, तो क्या सर मेरे को ये जो टर्नओवर है ये स्टेट वाइज टर्नओवर मिलेगा क्या? नहीं, ये टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर होगा। और जहां पे मैं बोला हूं एग्रीगेट टर्नओवर मतलब पैन इंडिया बेसिस पे होगा। मतलब अगर आपकी डिफरेंट ब्रांचेस है, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ब्रांचेस है, तो सारी ब्रांचेस का मिला के इकट्ठा टर्नओवर देखेंगे, और वो अगर थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो गया तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मोर ऑन दिस ऑन रजिस्ट्रेशन इन द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट सिंपल सेक्शन 22 मतलब आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा सर, थ्रेशोल्ड क्या है मेरा? तो थ्रेशोल्ड, अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हो, एक्सक्लूसिव, देन द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 40 lakhs। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, इवन दो एक्सक्लूसिव सर्विसेज 20 lakhs, और अगर आप सर्विस दे रहे हो और गुड्स भी है, देन द लिमिट इज 20 lakhs। मतलब अगर गुड्स सप्लायर है तो उसके लिए थोड़ा सा एनहांस लिमिट दिया हुआ है 40 lakhs का। सर ऐसा क्यों? बिकॉज जनरली सर ट्रेडर जो रहता है ना, अभी ट्रेडर में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता है, लाइक इट इज लाइक 3%, 4%, उससे भी कम रहता है कभी कभी तो। सो दे परचेज एट 10 lakhs, 20 lakhs, सेल्स भी उतने होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि देखो यार, हम अगर 20 लाख का थ्रेशोल्ड रखेंगे ना तो बहुत लोग रजिस्टर हो जाएंगे। और पहले तो सबके लिए 20 ही था, बट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री जो गुड सेक्टर होते थे वो लोग ने पॉइंट बोला कि यार गुड सेक्टर के लिए थोड़ा सा ज्यादा लिमिट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम गुड सेक्टर के लिए 40 lakhs की लिमिट दे रहे हैं, बट सर्विस सेक्टर वो 20 lakhs ही रहेगा, बिकॉज सर्विस सेक्टर में प्रॉफिट मार्जिन इज ह्यूज। ओके, एक होता है सेक्शन 23, जहां पे गवर्नमेंट बोलता है कि मुझे कुछ लोगों को रजिस्टर नहीं करवाना। तो सेक्शन 23 में वो सारे पॉइंट्स आएंगे कि किन किन बंदे लोग को रजिस्टर नहीं करवाना हमें जीएसटी में। ओके, एंड सेक्शन 24 इज लायबल टू रजिस्टर मैंडेटरी। मतलब यहां पे उसका टर्नओवर लिमिट नहीं देखेंगे, उसको बोलेंगे भाई तेरे को मैंडेटरी रजिस्टर करना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर थ्रेशोल्ड। अच्छा, तो ये 3 सेक्शन बेटा, ये 3 सेक्शन मुझे देख के बताओ उसे कौन कौन से सेक्शन में रजिस्ट्रेशन आ सकता है। बेटा 23 तो नहीं आ सकता ना, 23 में तो गवर्नमेंट बोलता है कि रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो उसको कौन कौन से सेक्शंस में रजिस्टर करने को आएगा? तो आइदर अंडर सेक्शन 22 और अंडर सेक्शन 24 उसे रजिस्टर करने को आएगा। ओके, 22 में कब? जब उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए। और 24 में कब? मैंडेटरी, जैसे इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया ऑफ गुड्स, तो गवर्नमेंट बोलता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ओके, चलो अब गाइस वापिस एक बार डेफिनेशन देखना, अब ट्राई करना थोड़ा सा डेफिनेशन। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। मैं यहां पे बोलता हूं टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या? वो पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर 22 या 24। तो अगर आप 22 या 24 में लायबल टू रजिस्टर्ड हो गए, फिर आपने रजिस्ट्रेशन लिया कि नहीं लिया उससे मैटर नहीं है। अगर आप लायबल टू रजिस्टर्ड हो गए मतलब आप टैक्सेबल पर्सन बन गए। ओके सर, अगर कोई टैक्सेबल पर्सन बनेगा तो कोई रजिस्ट्रेशन तो लेगा ही ना? यस, लेगा ही। बट अब समझना, कुछ पॉइंट समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो मैं क्या बोला हूं, लेट सपोज ये बंदे ने नया बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल, एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, वो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है। उसका जो 40 lakhs है वो 1 अक्टूबर को क्रॉस हो गया। 1 अक्टूबर को क्रॉस हो गया तो मैं बोलूं यहां ही इज लायबल टू रजिस्टर्ड। यस। और अगर मुझे बताओ, अगर वो लायबल टू रजिस्टर्ड है तो क्या वो टैक्सेबल पर्सन बन गया? यस, नाउ ही दिस पर्सन बिकेम अ टैक्सेबल पर्सन।
बिकॉज ही इज लायबल टू रजिस्टर अंडर 22। ओके, अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि देखो हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि ठीक है, जैसे आपका 1 अक्टूबर को टर्नओवर क्रॉस हो गया, जरूरी नहीं है कि आप 1 अक्टूबर को ही हमारे पास आ जाओगे। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा टाइम लिमिट देंगे कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करो, तो वो टाइम लिमिट देंगे, दैट इज 30 डेज। तो आपको 30 डेज का टाइम लिमिट दिया जाएगा। 30 डेज में आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये बंदा देखो विद इन, लेट सपोज हम एज्यूम करते वो 31 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर रहा है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है REG1, विद इन टाइम लिमिट वो कर रहा है। अब गवर्नमेंट अच्छा, ये जब रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करेगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा, प्रूफ अटैच करेगा, राइट। अब इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, लेट सपोज 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर को इसको GSTN नंबर मिला। अच्छा बेटा, अब ये बोलो उसको रजिस्ट्रेशन कब से मिला है? सर रजिस्ट्रेशन नंबर 15 नवंबर से मिला है। अच्छा, तो अब एक पॉइंट समझना बेटा, जीएसटी में, अगर जीएसटी में तो क्या इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा, तो मेरे को तो क्या वो टैक्स कस्टमर से रिकवर करना है? यस। और कस्टमर से रिकवर करने के लिए क्या मुझे इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा? यस। अब इनवॉइस कौन इश्यू कर सकता है? एक क्वेश्चन माइंड में ये आया कि इनवॉइस कौन इश्यू कर सकता है। तो जब हम इनवॉइसिंग पढ़ेंगे तो इनवॉइसिंग के प्रोविजंस में वो लोग ने बोला है कि इनवॉइस तो रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है, इनवॉइस रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है, बट जीएसटी किसको पे करना है? टैक्सेबल पर्सन को। अच्छा, तो अब ये पर्सन ये बोल रहा था कि अगर आप मुझे बोलो कि मैं रजिस्टर्ड पर्सन 15 नवंबर से बनूंगा, तो मेरी क्या गलती है कि ये पीरियड के लिए मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा और मैं कस्टमर से रिकवर भी ना कर पाऊं? समझना, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ये पर्सन टैक्सेबल पर्सन कब बना? व्हेन ही बिकेम टैक्सेबल पर्सन। कब उसको लायबल टू रजिस्टर होना पड़ा? जब उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ 1 अक्टूबर को। तो कहना से इसके बाद के जो इसके सेल्स रहेंगे, सप्लाईज रहेंगे, इस पे उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। यस। अब बात ये आएगी, क्या वो जीएसटी, ये पीरियड का जीएसटी क्या वो कस्टमर से रिकवर कर सकता है? अच्छा, कस्टमर से रिकवर कर सकता है मतलब क्या वो टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकता है? और टैक्स इनवॉइस इश्यू करने के लिए कौन इश्यू कर सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन। और मुझे बताओ इसमें वो पर्सन को रजिस्ट्रेशन कब मिला? 15 नवंबर को। बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला था कि आप आराम से 30 डेज में आओ, फिर गवर्नमेंट ने वेरीफाई किया, तो असेसी बोल रहा था कि यार इतना टाइम चला गया, मेरी क्या गलती है? मेरे को ये पीरियड का भी जीएसटी कस्टमर से रिकवर करना है, मुझे पे तो करना ही है, तो मैं कस्टमर से भी रिकवर करना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट ने बोला टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, अब तू समझ, तेरे को जीएसटीआई नंबर जो दिया ना, उसको इफेक्टिव हम इफेक्टिव ये डेट से कर लेंगे, 1 अक्टूबर से। क्यों? बिकॉज तू टाइम पे आया था, यू आर अ गुड असेसी, वी एनकरेज सच काइंड ऑफ असेसी जो टाइम लिमिट में एप्लीकेशन दे रहे। तो हम आपको रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली करवा देंगे। एंड यू विल बिकम अ रजिस्टर्ड पर्सन with effect from 1 अक्टूबर। गाइस, यहां तक मामला आपको समझ में आ रहा है? अच्छा सर, क्या होता अगर ये 30 डेज में नहीं आता? तो बेटा अगर ये 30 डेज में नहीं आता, लेट सपोज ये आया 5 नवंबर को, इसने 5 नवंबर को आरईजी एप्लीकेशन फाइल की और हमने 15 नवंबर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया, तो बेटा 15 नवंबर से ही इफेक्टिव रखेंगे, मतलब वो बनेगा रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 15 नवंबर।
बट बेटा टैक्सेबल पर्सन 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से। तो बेटा 1 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक का जो जीएसटी है वो उसको पे करना पड़ेगा। ही कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम हिज क्लाइंट्स। ये फर्क है बेटा टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन में। गवर्नमेंट ने कितना स्मार्ट मूव किया है, कितना स्मार्ट मूव। गवर्नमेंट बोलता है अगर एक असेसी, अगर आप लायबल टू रजिस्टर हो जाओ और रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन टाइम लिमिट में नहीं लेके आओगे, अगर आपको लग रहा है कि चलो यार मैं तो आराम कर रहा हूं, गवर्नमेंट को कहां पे पता चलेगा, और लेटर स्टेज पे अगर आपने आरईजी एप्लीकेशन फाइल की तो लग गए बेटा, आपके लग गए। आप कस्टमर से जो इनवॉइस आपने जो सप्लाईज किए रहेंगे ना उसके लिए जीएसटी आप रिकवर ही नहीं कर पाओगे और आपको पे करना पड़ेगा। एंड नॉट ओनली दिस, मैं इसके साथ और एक पॉइंट आपको लिंक करवा रहा हूं, समझना बेटा। आईटीसी विल बी गिवन टू रजिस्टर्ड पर्संस। आईटीसी विल बी गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन। आप इसका इंपैक्ट समझो बेटा, कितना डीप इंपैक्ट है बताओ। चलो फर्स्ट केस समझो, अगर उसने टाइम लिमिट में एप्लीकेशन की तो वो रजिस्टर्ड पर्सन कब से बना, 1 अक्टूबर से, और टैक्सेबल पर्सन भी 1 अक्टूबर से, तो उसको इस दिन से आईटीसी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसने 30 डेज में नहीं आया, अगर उसने 5 नवंबर को आरईजी एप्लीकेशन की और आरईजी एप्लीकेशन वो डिले फाइल कर रहे हैं, तो टैक्सेबल पर्सन कब से बना, 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर से जीएसटी लायबिलिटी आएगी। बट रजिस्टर्ड पर्सन कब से बना, 15 नवंबर से, तो आईटीसी कब से मिलेगा, 15 नवंबर से। मतलब ये पीरियड के उसे आईटीसी भी नहीं मिलेगा। खुद से पे करो, खुद से। स्ट्रिंजेंट लॉ रखेंगे ना तो आपको इंप्लीकेशन समझेगा नॉन कंप्लायंस का। गाइस यहां तक समझ में आ रहा है? ओके सर, अगर कोई असेसी, लेट सपोज उसका टर्नओवर है 18 lakhs, इज ही लायबल टू रजिस्टर्ड? नो। बट अगर मैं बोल दूं इंटर स्टेट सप्लाई कर दे, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो क्या वो लायबल टू रजिस्टर बन जाएगा? यस। तो क्या वो उस दिन से टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा? यस। तो 30 डेज में आरईजी की एप्लीकेशन करो, वरना लग गए, लग गए। अच्छा, मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई, और उसका टर्नओवर है 18 लाख, तो क्या उसे रजिस्टर करने की जरूरत है? नो सर, ही इज नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड। बट असेसी ये बोल रहा है कि उसका जो इनपुट्स है या उसका जो आईटीसी है वो बहुत सारा आईटीसी है जो उसे फॉर द टाइमिंग तो नहीं मिलता रहेगा बिकॉज वो अनरजिस्टर्ड है, और आउटपुट साइड पे जो टैक्स है वो टैक्स कम है, तो वो ऐसा चाहता रहेगा कि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाऊं। अगर मैं रजिस्टर्ड हो जाऊंगा तो मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आई विल बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन होऊंगा तो मेरे को आईटीसी मिलेगा। तो उसको ऐसे लग रहा है कि इवन दो उसका टर्नओवर अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, थ्रेशोल्ड से क्रॉस नहीं हुआ है, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन चाहता है, तो क्या गवर्नमेंट मना करेगा? अगर कोई जीएसटी में आना चाहता है तो क्या गवर्नमेंट मना करेगा? नहीं बेटा, लक्ष्मी है लक्ष्मी, मना नहीं करते। गवर्नमेंट बोलेगा वेलकम वेलकम, रेड कारपेट डालेगा, आ जाओ। तो ये पर्सन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लेके आएगा, गवर्नमेंट बोलेगा वाह 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 वाह, आ जाओ, इसको रजिस्ट्रेशन दे देगा। क्या वो लायबल टू रजिस्टर था? नहीं। बट क्या उसने रजिस्ट्रेशन लिया? यस। सर रजिस्टर्ड पर्सन तो बन गया, बट क्या वो टैक्सेबल पर्सन भी बनेगा क्या? बिकॉज जीएसटी किसके पास से लेना है? नॉट रजिस्टर्ड पर्सन बट टैक्सेबल पर्सन। तो क्या वो टैक्सेबल पर्सन बना? देखो देखो, पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, अगर किसी ने वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो भी टैक्सेबल पर्सन है,
और अगर टैक्सेबल पर्सन है तो क्या उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा? यस। और क्या उसने रजिस्ट्रेशन लिया है? यस। तो वो रजिस्टर्ड पर्सन भी बन गया। सर टैक्सेबल पर्सन कब से बनेगा और रजिस्टर्ड पर्सन कब से बनेगा? जब उसको जीएसटीएन नंबर मिलेगा ना, उस दिन से वो टैक्सेबल पर्सन भी रहेगा और रजिस्टर्ड पर्सन भी रहेगा। गाइस मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं, आपको लग रहा है कि सर एक ही वर्ड को लेके समझा रहे हो आप, बट इसके इंप्लीकेशंस, आईटीसी, इनवॉइसिंग, पूरा चैप्टर इनवॉइसिंग का ये एक वर्ड के रिलेटेड है। देन योर पेनल्टीज, ये सारे जो प्रोविजंस है इसमें हम ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे। और ये लेवल पे आके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है। तो दैट इज वाई आई एम गोइंग स्लो फॉर दिस। आई होप क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा बेटा। तो टैक्सेबल पर्सन कौन है? टैक्सेबल पर्सन सर वो पर्सन जो लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं है ना, बट फिर भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, वन। सेकेंड, हु इज लायबल टू रजिस्टर्ड, ही कैन बी लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और अंडर सेक्शन 24। ये आपने ये डेफिनेशन बोल दी। चलो तो बाय दिस अपना ये टैक्सेबल इवेंट सेक्शन 9(1) जो है, 9(1) क्लियर हो गया। वी हैव अ टैक्सेबल पर्सन, डेफिनेशन पता है आपको। क्या इवेंट है? तो मैंने बोला है इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट, ऑन व्हाट, क्या रेट लगेगा, एंड हु इज अ पर्सन लायबल टू पे टैक्स। ओके नेक्स्ट, अल्कोहलिक लिकर के लिए आपको पता ही रहेगा बेटा, अल्कोहलिक लिकर पे आज के डेट में स्टेट एक्साइज, स्टेट वैट लग रहा है। ठीक है, ये कभी भी फ्यूचर में नहीं आने वाला है। ओके, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये जीएसटी में तब आएगा जब जीएसटी काउंसिल नोटिफाई करेगा। डन। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 9(3) एंड 9(4). व्हाट इज सेक्शन 9(3)? वो लोग बोलते हैं गवर्नमेंट में we have 9(3). The government may, on the recommendation of the council, by notification, specify the category of supply of goods or service, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the goods or service, and all the provision of this act will apply to the recipient as if he is a person liable to pay, as if he is a person liable for paying the tax in relation to that supply. अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, आप ट्राई करो आंसर करना। ये जो प्रोविजन है ये गुड्स और सर्विस क्या दोनों को कवर कर रहा है? यस सर, गुड्स और सर्विस दोनों को कवर कर रहा है। अच्छा, क्या इसके लिए कोई नोटिफिकेशन आना जरूरी है? यस सर, नोटिफिकेशन आएगा तो ही होगा। और ये नोटिफिकेशन कैसे आएगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ओके, सो बाय नोटिफिकेशन हाईलाइट कर दो। सर क्या सारे के सारे गुड्स और सारे के सारे सर्विसेज कवर है क्या? नहीं, वो लोग नोटिफिकेशन में मेंशन करेंगे कि हमें किन गुड्स पे और किन सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगाना है। दे विल स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस। और सर जब ये स्पेसिफाई करेंगे तो इस पे टैक्स किसको पे करना है? रेसिपिएंट को। और हम जो प्रोविजंस कभी भी जब सप्लायर के लिए पढ़े जाता है, अब वो सारे प्रोविजंस रेसिपिएंट के लिए पढ़े जाएंगे एज इफ ही इज अ पर्सन लायबल टू पे टैक्स। मतलब इनवॉइसिंग रिलेटेड पॉइंट्स रेसिपिएंट के लिए पढ़ेंगे, टैक्स पेमेंट इसके लिए पढ़ेंगे, रिटर्न्स इसके लिए पढ़ेंगे। तो जो प्रोसीजरल एक्सपेक्ट्स होते हैं वो सारे प्रोसीजरल एक्सपेक्ट्स रेसिपिएंट के लिए पढ़े जाएंगे एज इफ ही इज अ पर्सन लायबल टू पे टैक्स। और कौन कौन से होते हैं तो यहां पे मेंशन कर लो, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, इनवॉइस, रिटर्न्स,
ये सारे प्रोविजंस रेसिपिएंट के लिए पड़ेंगे। ओके, दैट इज 9(3). ओके, 9(3) में गाइस एक बार वापिस आप चेक करना, क्या यहां पे सप्लायर शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन ओनली, रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन ओनली, ऐसा कुछ है या ऐसा कोई मेंशन नहीं किया हुआ है? सर नथिंग हैज बीन मेंशन्ड। ये लोग ने सिर्फ इतना बोला है कि हम सिर्फ गुड्स और सर्विस को नोटिफाई करेंगे। अच्छा, तो सर क्या जो सप्लायर है, अगर वो सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी रहा, बट रेसिपिएंट जो है वो भी रेसिपिएंट जो है उसने ये जो सर्विस ली है, ये जो गुड्स प्रोक्योर किया है जिसपे आरसीएम है, तो इवन दो अगर सप्लायर उसके थ्रेशोल्ड से कम नीचे में चल रहा है, क्या फिर भी आरसीएम लग जाएगा? यस। हमें उनसे मैटर कहां पे है, हम तो सिर्फ गुड्स या सर्विस को नोटिफाई कर देंगे जिसपे आरसीएम लगेगा। तो पॉइंट टू नोट, सप्लायर कैन बी अनरजिस्टर्ड ऑल्सो, सप्लायर कैन बी रजिस्टर्ड ऑल्सो, डजंट मैटर। सर रेसिपिएंट, रेसिपिएंट देखो जनरली तो क्या रेसिपिएंट रजिस्टर्ड रहेगा, राइट? अगर अनरजिस्टर्ड भी रहा और फिर भी अगर उसे आरसीएम में टैक्स पे करना है तो बेटा रजिस्ट्रेशन लो और टैक्स पे करो। ओके, तो नोट इट डाउन गाइस, सप्लायर कैन बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट if registered no need to take another registration, if unregistered then take registration and pay RCM tax. Okay, next section 9(4). The government may on the recommendation of council by notification specify a class of registered person who shall in respect of supply of specified category of goods or service or both received from an unregistered supplier pay the tax on reverse charge basis as the recipient of supply, and all the provision of this act will apply to the recipient as if he is the person liable for paying the tax. जल्दी जल्दी मुझे बताओ, क्या ये सिर्फ गुड्स को ट्रिगर कर रहा है, सिर्फ सर्विसेज को, या दोनों को? सर दोनों को। क्या यहां पे भी नोटिफिकेशन आना जरूरी है? यस, बाय नोटिफिकेशन। सर ये नोटिफिकेशन में वो क्या क्या स्पेसिफाई करेंगे? दे विल स्पेसिफाई टू थिंग्स। एक तो गुड सर्विस स्पेसिफाई करेंगे कि किस पे लगेगा, एंड सेकेंड ये लोग रेसिपिएंट को स्पेसिफाई करेंगे जिनको आरसीएम में टैक्स पे करना है, इफ द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड ओनली व्हेन, तो दे विल स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन व्हेन it is received from an unregistered supplier. मतलब कहना ही से बेटा 9(4) में जो नोटिफिकेशन आएगा, 9(4) में भी जो नोटिफिकेशन आएगा वो सब पे नहीं लगेगा, वो तभी ही लगेगा जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन एंड दे हैव नोटिफाइड दिस। बेटा ये रिक्वायरमेंट 9(3) में नहीं था, ये सिर्फ 9(4) के लिए है। अच्छा, अब 1.2 नोट, 9(4) में जो कवर किया हुआ है ना, वो रियल एस्टेट सेक्टर को कवर किया हुआ है, और वो लोग ने बोला है कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन प्रैक्टिकली भी समझना लोगों के लिए डिफिकल्ट है। तो हम बच्चों से इतना डिफिकल्टी लेवल हम नहीं चाहते हैं, उनको जीएसटी लॉ आ जाए वही बहुत है, गुड एंड सिंपल टैक्स इट इज, तो इतना आ जाए वही बहुत है। तो 9(4) में जो नोटिफिकेशन इश्यूड है वो आपके एग्जाम के लिए नहीं है, विच इज ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। 9(3) में गाइस व्हाट वी हैव इज गुड्स ऑल्सो एंड सर्विस ऑल्सो गाइस। 9(3) में गाइस वो लोग ने क्या बोला है कि जो नोटिफिकेशन गुड्स के लिए एप्लीकेबल है वो इंस्टीट्यूट ऐसा बोलता है कि स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, बिकॉज गुड्स सेक्टर पे जो जीएसटी का रेट है, रिवर्स चार्ज है, ये स्टूडेंट को जानने की जरूरत नहीं है। सर्विसेज के लिए यस, रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन इज रेलेवेंट, बिकॉज सर्विस के लिए अपने को यह पता होना चाहिए कि कौन सी सर्विस पे टैक्स लगता है, कौन से पे रिवर्स चार्ज है। जनरली इंडिया इज करंटली नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ सर्विस सेक्टर ट्रेंड।
तो अगर आप सीए होके बाहर निकल जाओ, आपको ये भी नहीं पता है कि कौन सी सर्विस पे रिवर्स चार्ज है, कौन सी सर्विस पे फॉरवर्ड चार्ज है, तो ये नहीं हो, ये गलत है। सो एज पर इंस्टीट्यूट गुड सेक्टर में नहीं पता रहेगा चलेगा, तो गुड सेक्टर दे हैव केप्ट आउट ऑफ सिलेबस, बट सर्विसेज के लिए यू शुड नो कि कौन सी सर्विस एग्जेम्पशन में है, कौन सी सर्विस रिवर्स चार्ज में है। ओके सर, नेक्स्ट सर रिवर्स चार्ज, जैसे हमने ये 9394 कर लिया बेटा, क्या यही सेम प्रोविजंस क्या आईजीएसटी एक्ट में भी रहेंगे? यस सर। और आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5354 रहेगा? यस। तो रिवर्स चार्ज को वो लोग ने कैसे डिफाइन किया हुआ है? रिवर्स चार्ज मींस द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रेसिपिएंट ऑफ गुड सर्विस इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। अंडर 93 और 94 ये सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हैं, और अंडर सेक्शन 53 और 54 ये आईजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हैं। जस्ट बी क्लियर गाइस, इसमें एक ई कॉमर्स ऑपरेटर भी टैक्सेशन होता है जो 95 या 55 में होता है, उसको कवर नहीं किया गया है। मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर पे करेगा तो उसे हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप रिवर्स चार्ज में पे कर रहे हो, दैट इज नॉट रिवर्स चार्ज गाइस। आई होप वी आर डन, वी आर क्लियर टिल हियर गाइस। ओके सर, नेक्स्ट सर नॉर्मल मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है? सर नॉर्मल मैकेनिज्म में सप्लायर रिसीवर से कलेक्ट करेगा, तो रिसीवर जो भी पे करेगा इंक्लूडिंग जीएसटी वो सप्लायर को पे कर देगा, और सप्लायर जीएसटी का अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देगा। जब हम रिवर्स चार्ज की बात करेंगे तो सर रिवर्स चार्ज में सप्लायर रिसीवर को जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, ही विल मेक विदाउट जीएसटी पेमेंट रिसिपिएंट, और जीएसटी अमाउंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। सर तो क्या कैश फ्लो में इंपैक्ट होगा क्या? जब हम फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं तो क्या कैश फ्लो में कोई इंपैक्ट होगा क्या? देख लो गाइस, मैंने फर्स्ट आपको बोला है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर इज चार्जिंग 10,000, 1800 जीएसटी, टोटल इज 11,800। अब रेसिपिएंट कितना पे करेगा? सर रेसिपिएंट 11,800 पे करेगा, और सर सप्लायर ये 1,800 गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। ओके सर, रेसिपिएंट क्या इसका आईटीसी ले सकता है? यस। और सर इसका आईटीसी मिल जाएगा 1800 का, विच विल बी यूज फॉर फ्यूचर लायबिलिटी। यस, जो फॉरवर्ड चार्ज लायबिलिटी रहेगी उसके लिए यूज कर सकते हैं। यस सर, आरसीएम में क्या डिफरेंस होगा? आरसीएम में सप्लायर सर कितना चार्ज करेगा? सर सप्लायर 10,000 ही चार्ज करेगा, वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। तो सर रेसिपिएंट गवर्नमेंट सप्लायर को कितना पे करेगा? सर 10,000 ही पे करेगा ना। यस, बट सर रेसिपिएंट 1,800 रुपीज वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेगा। सर तो ये डायरेक्टली पे करेगा तो कैश आउटफ्लो हो गया। यस, सो टोटल कैश आउटफ्लो कितना हो गया? 11,800। सो बीट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, बीट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रेसिपिएंट को अपने जेब से तो 11,800 ही पे करना है। यस सर। सर क्या पे करने के बाद रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा क्या? रिवर्स चार्ज के केस में क्या रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा? रेसिपिएंट गवर्नमेंट को क्या बोलेगा? मैंने तो ये सर्विस ली है, ये तो इनवर्स सर्विस है, तो मुझे इसका आईटीसी मिलना चाहिए। गवर्नमेंट बोलेगा ले लो ना, कहां पे मना कर रहे हैं? तो सर इसको आईटीसी मिलेगा 1,800 का। तो टेक्निकली बेसिस, कैश फ्लो बेसिस पे रेसिपिएंट को तो उतना ही पे करना है, कैश फ्लो इंपैक्ट 0, और दोनों केस में उसको आईटीसी मिलेगा। सर ये आईटीसी इनवॉइस के बेसिस पे मिलेगा, ठीक है? ये जो इनवॉइस इश्यू किया था ये बेसिस पे मिलेगा, और सर ये आईटीसी रेसिपिएंट गवर्नमेंट को पे कर दे उसके बाद ले ले। ओनली द प्रोसीजरल इंपैक्ट विल डिफर। यहां पे हम रजिस्टर किसको करवाएंगे? सर यहां पे हम रजिस्टर सप्लायर को करवाएंगे, पेमेंट इसके पास से होगा, इसको बोलेंगे आप रिटर्न फाइल करो, इनवॉइस इश्यू करो। सर ये प्रोसीजरल एक्सपेक्ट सप्लायर के पास से होगा। सर रिवर्स चार्ज के केस में ये सारा जो प्रोसीजर है ये रेसिपिएंट के एंड से होगा।
ओके, तो सर रेसिपिएंट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रेसिपिएंट को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इनवॉइस पेमेंट ये सब रेसिपिएंट के एंड से होगा सर। तो सर एक बार अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, तो एक एग्जांपल से बात करते हैं। देखो, वी हैव अ जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और वो एक सर्विस दे रहा है टू एक्स लिमिटेड या फिर एक फैक्ट्री विच इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब आपको नहीं पता रहेगा, बट मैं आपको बोल देता हूं, ये दोनों केस में आरसीएम टैक्सेशन हो रहा है। और सर आरसीएम टैक्सेशन हो रहा है, तो यहां पे तो एक्स लिमिटेड सर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो क्या सर नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? द आंसर इज नो। नया रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है बेटा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, तो नया रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, वो जीएसटी पे कर देगा। बट सर अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है और आरसीएम ट्रिगर हो रहा है, तो बेटा रजिस्ट्रेशन लो और टैक्स पे करो। मेक सेंस यहां तक? रेसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन, यस सर। सर सप्लायर को क्या करना है? सप्लायर को सर मैं बोला हूं, एक सर्विस लेते हैं लॉयर, लॉयर इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ बिजनेस एंटिटी, और ये भी आरसीएम में टैक्स है। और सर ये अगर आरसीएम में टैक्स है, तो इस पे तो ये बंदे को टैक्स पे करना है, यस। तो सप्लायर को क्या रजिस्ट्रेशन लेना है? नो यार, इसको रजिस्ट्रेशन करवा के क्या मतलब है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक एग्जेम्पशन इश्यू करवा दिया है, और वो लोग बोलते हैं अगर एक सप्लायर एक ऐसी सर्विस दे रहा है जो सिर्फ आरसीएम में टैक्सेशन है, तो फिर वो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने का कोई सेंस नहीं बनता। यू नीड नॉट रजिस्टर्ड। सर सर ये जो सप्लायर है ना, ये सप्लायर सिर्फ लॉयर की सर्विस नहीं दे रहा है सर, अदर सर्विस भी दे रहा है। कंसल्टेंसी हो सकता है, कोई रेंटिंग सर्विस हो सकता है, ही इज प्रोवाइडिंग अदर सर्विस आल्सो व्हिच इज टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो गवर्नमेंट बोलेगा यार तेरे पास से तो फिर अभी रेवेन्यू मिलेगा, और अगर रेवेन्यू मिलेगा तो यू हैव टू रजिस्टर, यस सर। तो ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अगर आप कोई और सर्विस कर रहे हो तो। और सिर्फ यहां तक मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा हूं बेटा, आपको पता रहेगा रजिस्ट्रेशन कब लिया जाता है? जब एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो जाता है, राइट? एक थ्रेशोल्ड है 20 लाख, वो जब क्रॉस होगा तब रजिस्ट्रेशन करना है। सर अगर ये लॉयर 50 लाख का इनवॉइस इश्यू कर दे, तो क्या इसको रजिस्टर करवाएंगे? नो, बिकॉज ओनली आरसीएम सर्विस। सर ये लॉयर प्लस अदर कंसल्टेंसी सर्विस, अदर सर्विसेज दे रहा है, तो सर इसके 20 लाख में क्या आएगा? सिर्फ कंसल्टेंसी आएगा या दोनों मिला के आएगा? तो बेटा याद रखना, दोनों मिला के आएगा। एग्रीगेट टर्नओवर सब कुछ आएगा, दिस इज एग्रीगेट टर्नओवर। एंड वन फाइनल पॉइंट ऑफ लिंकिंग अगर आप जोड़ सको तो बेटा, सर ये केस में रेसिपिएंट को, बिजनेस एंटिटी, ये जो पर्सन है इसको इस पे टैक्स पे करना है, राइट? यस। तो सर ये 50 लाख क्या इसके टर्नओवर में आ जाएगा क्या? नहीं बेटा, ये इस पे टैक्स तो पे कर रहा है, बट इसने प्रोवाइड नहीं किया है बेटा। तो याद रखना, ये 50 लाख इसके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। यहां पे ये बंदा जो सर्विस दे रहा है, ये टोटल टर्नओवर इसके, ये बंदे के इसमें जाएगा, बिजनेस एंटिटी के इसमें नहीं आएगा, इवन दो इट इज आरसीएम। तो देयर आर सम स्पेशल पॉइंट्स रिलेटिंग टू इट गाइस। कौन कौन से पॉइंट्स है तो उसको डील कर लेते हैं क्विकली गाइस। फर्स्ट, नो आरसीएम टैक्स इफ सप्लाई इज एग्जेम्प्ट। लॉजिकल पॉइंट है, अगर सप्लाई खुद एग्जेम्प्ट है तो फिर इस पे कौन टैक्स पे करेगा, इस पे तो बात ही नहीं आएगी, राइट? यस सर। नेक्स्ट, ऑल प्रोविजंस विल अप्लाई टू रेसिपिएंट अंडर आरसीएम, बिकॉज रेसिपिएंट ये हम ऐसे मान लेंगे कि ही इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे जीएसटी, तो ये टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा, और टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा तो सारे प्रोविजंस इसके एप्लीकेबल हो जाएंगे। सर अगर उसकी ऑलरेडी फॉरवर्ड चार्ज लायबिलिटी है तो अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर उसकी कोई फॉरवर्ड चार्ज लायबिलिटी नहीं है, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर होकर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये पॉइंट यहां पे मेंशन किया हुआ है। एंड नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन फॉर आरसीएम टैक्स। अच्छा, अब इस पे गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये चैप्टर ना गाइस बहुत बड़ा चैप्टर है,
ठीक है, इतना सिंपल नहीं है, तो लंबा चौड़ा डिस्कशन चलेगा बेटा अपना, यू नीड टू हैव पेशेंस फॉर इट। हम एक चार्ट के बेसिस पे, बहुत अच्छा चार्ट बनाया हो बेटा, वो चार्ट के बेसिस पे हम ये पॉइंट समझेंगे। लेट्स सी दैट चार्ट। ओके, सो व्हाट वी हैव इन द लेफ्ट हैंड साइड इज, सर वी हैव अ लॉयर, ये सिर्फ लॉयर की सर्विस दे रहा है जहां पे आरसीएम टैक्सेशन है, और बिकॉज इज ओनली प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस, तो मैंने यहां पे लिख दिया नो नीड टू रजिस्टर। ठीक है सर। सर अब ये जब ये इसको सर्विस देगा तो सर कुछ तो इनवॉइस कुछ तो रहेगा, यस, जीएसटी इनवॉइस नहीं हो सकता, तो सर क्या इश्यू करेगा, कॉमर्शियल इनवॉइस, दिस पर्सन विल इश्यू कॉमर्शियल इनवॉइस। ओके सर। सर ये रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, ओके सर। अब जैसे ही इसको ये इनवॉइस आएगा, क्या इसको इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, यस सर टैक्स पे करना है इसको। इसकी टैक्स लायबिलिटी कब आएगी, तो ये टैक्स लायबिलिटी कब आएगी, जब टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर होगा। और सर टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज में कब ट्रिगर होता है, टेक्निकली ये प्रोविजंस है, बट मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं, जब वो पे करेगा ना, इट इज आइदर पेमेंट और द 61st डे आफ्टर इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, बट टेक्निकल नहीं चलना है, मेरे को सिर्फ इतना बोलना है कि पे करेगा तब लायबिलिटी आ जाएगी। ओके सर, तो पे करेगा तो इसका भी एक प्रूफ होना चाहिए कि मैंने इसको पे किया, यस, तो पे करने पे इसको एक पेमेंट वाउचर इश्यू करना पड़ेगा। पेमेंट वाउचर इज अ प्रूफ दैट रेसिपिएंट हैज मेड पेमेंट टू द सप्लायर, एंड बिकॉज वो जब भी पेमेंट वाउचर होगा तब उसकी लायबिलिटी ट्रिगर हो जाएगी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, अब सर ये पे कैसे करेगा, ये रजिस्टर्ड पर्सन जो है सर, इसके पास भी तो आईटीसी रहेगा, तो सर क्या मैं आईटीसी यूज कर सकता हूं क्या टू मेक पेमेंट ऑफ दिस रिवर्स चार्ज टैक्स, नो, आपको आईटीसी ई क्रेडिट लेजर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सर क्यों अलाउ नहीं किया जाएगा, बिकॉज ई क्रेडिट लेजर आप जो सप्लाई करते हो ना, उस पे जो लायबिलिटी है सिर्फ उसके लिए यूज हो सकता है। अगर आपने कुछ रिसीव किया है उस पे टैक्स है, तो वो ई क्रेडिट लेजर से पे नहीं कर सकते, देयरफॉर यू हैव टू पे ओनली थ्रू ई कैश लेजर। सर पे करने के बाद आईटीसी ले सकता हूं, यस, तो आपने गाइस क्लाइंट के लिए आपने किया भी रहेगा बेटा, जब वो रिटर्न फाइल करते हो तो ई जो रिवर्स चार्ज का रहता है उस पे आपने ई कैश लेजर से पे कर दिया, और वही मंथ में आप उसका आईटीसी भी ले लेते हो, राइट। सर ये पूरा ट्रांजैक्शन हो तो गया, इसमें जीएसटी भी पे हो गया, बट सर जीएसटी की इनवॉइस ही नहीं है। अच्छा हाँ यार, जीएसटी तो इनवॉइस ही नहीं है। अच्छा, अब जीएसटी की इनवॉइस सिर्फ जीएसटी में जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कर सकता है। अब सर ये तो कर नहीं सकता, बिकॉज ये तो अनरजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट ने क्या पॉइंट बोल दिया कि देखो बेटा आप रजिस्टर्ड हो ना, तो आप खुद पे इनवॉइस इश्यू कर दो, विच इज अ सेल्फ इनवॉइस। तो बेटा वो खुद पे इनवॉइस इश्यू करेगा कि मैंने सर्विस लॉयर से ली है जिसपे मैंने आरसीएम टैक्स पे किया है, तो वो खुद पे इनवॉइस इश्यू करेगा। मेक सेंस यहां तक, यस सर, आगे चलो। नेक्स्ट सर, अपना ये जो बंदा है ये मल्टी टैलेंटेड बंदा है, ये बहुत सारे काम करता है, एक काम जो कर रहा है वो लॉयर का काम कर रहा है, और एक है कॉमर्शियल वेंडिंग। सर लॉयर का काम आरसीएम में टैक्स है, और सर कॉमर्शियल वेंडिंग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स है। अब सर क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मेरे को एग्रीगेट टर्नओवर करना पड़ेगा, यस, तो एग्रीगेट टर्नओवर दोनों का हो जाएगा। और लेट सपोज मैं बोल रहा हूं एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, तो सर रजिस्ट्रेशन मैंने लिया हुआ है, यस, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, एंड बिकॉज इज अ रजिस्टर्ड पर्सन वो लॉयर की सर्विस भी देगा ना बेटा, तो भी इनवॉइस तो इश्यू कर सकता है, जीएसटी इनवॉइस, यस, तो ये जीएसटी इनवॉइस इश्यू करेगा, बट रिमेंबर जीएसटी इनवॉइस इश्यू करेगा, बट इनवॉइस पे
वो टैक्स मेंशन नहीं करेगा इनवॉइस पे, वो बोलेगा रेसिपिएंट आपको टैक्स पे करना है, मैं क्यों पे करूं बे? हाँ, वो पे नहीं करेगा। ये टैक्स कॉलम ही विल मेंशन टैक्स विल बी पेड अंडर आरसीएम, आपकी जिम्मेदारी, आप सिर पे लो। ये मैं इसकी इनवॉइस की बात कर रहा हूं बेटा। ओके सर, जीएसटी इनवॉइस इसके पास आ गया, तो सर सेल्फ इनवॉइस होगा? नो। तो सर जब ये पे करेगा तो क्या पेमेंट वाउचर होगा? यस। और उसके बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सर पे कैसे करना है गवर्नमेंट को? थ्रू ई कैश लेजर। और सर पे करने के बाद क्या मैं आईटीसी ले सकता हूं? यस, ले सकते हो। और सर क्या ये एग्रीगेट, इसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा क्या? नो, नो, रेसिपिएंट के एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा सर। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स गाइस यहां तक क्लियर हो गए। एक लास्ट पॉइंट ऑफ लिंकिंग मैं आपसे चाहता हूं गाइस, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट ट्राई करना यहां पे समझने की गाइस। यहां पे मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो लॉयर है, कैन आई से, इस पे, ये सर्विस पे ये बंदा टैक्स पे नहीं कर रहा है। यस। और ये सर्विस पे ये बंदा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। यस। तो सर ये बंदा दो सर्विस दे रहा है, एक पे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है और एक पे गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहा है। यस। तो सर इसको आईटीसी पूरा नहीं मिलना चाहिए ना? अगर इसके कुछ कॉमन इनपुट सर्विसेज है, कॉमन कैपिटल गुड्स है, तो सर ये जो कॉमन क्रेडिट्स है उसका कुछ अपोर्शनमेंट होना चाहिए। और वो जो पे कर रहा है, वो जो जिस पे जीएसटी पे कर रहा है उसके रिलेटेड ही उसको आईटीसी मिलना चाहिए। यस। तो बेटा आप समझना, एक बहुत बहुत तगड़ा पॉइंट है बेटा, बहुत तगड़ा पॉइंट। वो लोग ने क्या बोला? आईटीसी पर्पस के लिए, आईटीसी पर्पस, बिकॉज आईटीसी रिवर्सल करवाना है ना, तो आईटीसी पर्पस के लिए ये जो सर्विस है जिसपे रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है इज एन एग्जेम्प्ट सर्विस, और उसको आईटीसी रिवर्सल आएगा सर। सो फॉर आईटीसी मैंने यहां पे लिखा है प्रोपोर्शनेट आईटीसी needs to be reversed. ओके। तो गाइस आप एक बार ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेना गाइस, विच इज ऑन पेज नंबर 116 एंड 117। नेक्स्ट, पेज नंबर 119 पे गाइस मैंने लिस्ट ऑफ गुड्स दिया है जिसपे आरसीएम है, और प्रॉपरली यहां पे मेंशन किया हुआ है ये आपके सिलेबस में नहीं है। और मुझे पता है बेटा, जो मैं बोलता हूं ना आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप ये पूरा चार्ट आप बाय कर लोगे, पूरा टेबल बाय कर लोगे, बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में है उसको पढ़ना नहीं है, तो सिलेबस में नहीं है उसको ध्यान से पढ़ना है। राइट। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि सर सेक्शन नंबर याद करो, नहीं रहेगा। मैं आपको बोलूं ना याद याद करो बेटा, इसको याद रखो, तो आप नहीं रखोगे। मैं इसको बोल दूं ना कि आप इसको एक्सक्लूड कर देना, तो आपको याद आ जाएगा, हाँ ये सेक्शन था मेरे को याद। बेटा उल्टा ही चलना है बेटा, अपने को मार खाओगे बेटा वहां पे बैठे बैठे। चलो, तो सिर्फ एक ब्रीफ डिस्कस कर लेता हूं बेटा कि लेटर स्टेज पे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने ये पॉइंट छोड़ ही दिया। तो देखो समझना, ये पॉइंट्स में मेजरली पॉइंट्स तो क्या है कि अगर मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूं, ठीक है, और मैं कुछ प्रोड्यूस ग्रो कर रहा हूं, आई एम ग्रोइंग समथिंग, और मैं जो बेच रहा हूं ना बेटा, ये कंपनीज को बेच रहा हूं। ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कंपनी यूज करने वाले हैं ना, मैं उनको उनको बेच रहा हूं। तो बेटा अगर मैं उनको सप्लाई कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चरिस्ट पे तो जीएसटी नहीं लगा सकता, वो सप्लायर पे तो नहीं सकता, बट क्या रेसिपिएंट से कलेक्ट कर सकता है? यस सर। तो सर एग्रीकल्चरिस्ट ऐसा क्या क्या बेच दे जिसपे रेसिपिएंट पे टैक्स कलेक्ट कर सकता है? तो पहला वो लोग बोलते हैं चखना, कैश्यू नट्स। याद रह जाएगा सर, कैश्यू नट्स, चखना, उस पे एग्रीकल्चरिस्ट पे नहीं करेगा, रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा सर। सर एग्रीकल्चरिस्ट बीड़ी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, ये सब सर ग्रो करते हैं ना, और ये सब ना आईटीसी कंपनी या ये सारी कंपनी जो सिगरेट बनाते हैं ना उनको बेचते हैं सर।
तो इन पे टैक्स लगा दो, सिंपल है। देन सर एक है मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न, जो सिल्क यार्न बनाता है या रॉ कॉटन बनाता है, वो जो कंपनीज को बेचती है, लीवाइस, जरा, एक्स वाई जेड, जो जो आपको पता रहेगा, तो बेटा ये जो कंपनीज को बेचते हैं तो ये कंपनीज वाले टैक्स पे कर देंगे। यस सर। और नेक्स्ट जो है वो गाइस आप विजुलाइज कर ही सकते हो, गवर्नमेंट बोलेगा जब मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मैं क्यों टैक्स पे करूं यार, मैं रेसिपिएंट को बेच रहा हूं तो रेसिपिएंट टैक्स पे कर लेगा। तो गवर्नमेंट, पहले तो लॉटरी की बात हो गई, तो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, यूनियन टेरिटरी जब भी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करते हैं, वो लॉटरी बेचते हैं तो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स पे कर लेगा। गवर्नमेंट बोलता है मैं पे नहीं करूंगा यार, इसके कलेक्ट कर लो। वैसे ही जब भी गवर्नमेंट, विच कैन बी सीजी, एसडी, यूटीएलए, कोई भी हो सकता है, उसने उनके पास कुछ यूज्ड व्हीकल्स हैं या कुछ सीज या कन्फेस्केट गुड्स किए हुए हैं या कुछ पुराने गुड्स है, उसको बेच दिया तो रेसिपिएंट पे कर देगा। और सर लास्ट, ये शायद से आपको क्लिक भी हो जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। तो ये एक बैंक दूसरे बैंक को बेचता है तो ये रेसिपिएंट टैक्स पे कर लेगा। डन, याद रह गया? सो सिंपल गाइस। कैसे हमने याद रखा सर? इसमें से 4-5 काम तो सर ऐसा है कि एग्रीकल्चर इस पे ट्रिगर कर रहे हैं, चखना, सिगरेट, ये सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, ये सब हो गया सर। और सर इसमें से 2 काम तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को ट्रिगर कर रहे हैं। सो सिंपल। बट मैंने बोला था बाय हेड मत रखना, बट हो जाएगा बाय हेड। वैसे ही गाइस अपने को अब नेक्स्ट क्या करना है सर? अपने को नेक्स्ट सर्विसेज के रिलेटेड जो आरसीएम है वो करना है। और गाइस दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका प्रॉपर बेस बनेगा जीएसटी में। इन टोटलिटी आई गेस वी हैव 18 to 19 पॉइंट्स गाइस जिसपे आरसीएम है, और हम सारे सर्विसेज को बहुत ही डिटेल में करेंगे। यू नीड टू हैव पेशेंस, बट वंस इट इज डन, थोड़ा सा लंबा खींचेगा, एक बार हो जाएगा ना बेटा, आपको यही चैप्टर के लिए नहीं, इसके रिलेटेड एग्जेम्पशंस जो रहेंगे बहुत सारे चैप्टर्स में, आपको कॉन्फिडेंस बैठेगा। तो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इन द नेक्स्ट लेक्चर इज सर्विसेज जिसपे आरसीएम है। चलो थैंक यू गाइस यहां तक, चलो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।